क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी अभी क्लास 12 में आए हैं। मैं आपको इसमें चैप्टर नंबर 5 विष्णु खरे की कविता फुल समझाऊंगी वर्ड टू वर्ड, और इसे देखने के बाद ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट्स कि आपको इस कविता से रिलेटेड ना आता हो। आप कोई सा भी क्वेश्चन फिर उठा के देख लेना, एनसीईआरटी का हो या आपके स्कूल टीचर ने आपसे पूछा हो। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है विष्णु खरे। सबसे पहले लेखक का परिचय पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप क्लास 11th में किया करते थे। तो जीवन परिचय में सबसे पहले जन्म व जन्म स्थान के बारे में लिखते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम में लिखने का क्वेश्चन को और उसके आंसर को, उसका फॉर्मेट भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आप अपने एग्ज़ाम में पहले पॉइंट्स को लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है जन्म व जन्म स्थान। पढ़ते हैं। जो विष्णु खरे हैं वो स्वतंत्र योद्धा हिंदी साहित्य के क्या हैं, मूर्धन्य एक रचनाकार है। आप इसे याद रखेंगे कि जो विष्णु खरे हैं वो हमारे हिंदी साहित्य के एक रचनाकार हैं। और इनका जो जन्म है वो कब हुआ, 1940 में हुआ। कहाँ हुआ, छिंदवाड़ा में हुआ। छिंदवाड़ा के मध्य प्रदेश में हुआ। अब क्या होता है कि जब आपका वाइवा होता है तो आपसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे विष्णु खरे का जन्म स्थान क्या है, उनकी मृत्यु कब हुई, और इनका जो जन्म है वो कौन से राज्य में हुआ। तो आप ये सारी छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है शिक्षा, जो आपसे पूछी जाती है। एग्जामिनर पूछता है कि आपको शिक्षा बतानी है कि कहाँ तक शिक्षित है। आपसे सभी लेखक के बारे में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप बोलोगे कि इंदौर से इन्होंने 1963 में अंग्रेजी साहित्य में, स्टूडेंट्स याद रखना है किसमें, अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने क्या किया है, एमए किया है। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। आगे पढ़ते हैं। अब आप इनका क्या बताएंगे, कार्य की, अध्यापन कार्य किया है इन्होंने। तो 1963 से कब, 1975 याद रखना है तक इन्होंने मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालय यानी इन्होंने कॉलेज में ये अध्यापन से जुड़े, यानी स्टूडेंट्स वो टीचिंग से जुड़े। आगे पढ़ते हैं। आई होप आप इसे याद रखेंगे। मध्य प्रदेश से दिल्ली तक वो कॉलेज में क्या रहे, अध्यापन से यानी टीचिंग से जुड़े रहे। अब लेखन कार्य समझते हैं इनका। तो इन्होंने औपचारिक रूप से यानी एक फॉर्मेटिकली लेखन का आरंभ इन्होंने कब किया, आपको ध्यान रखना है। लिखना कब शुरू करा, 1956 में। और उन्होंने विदेशी कविताओं को, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि विदेशी कविताओं को हिंदी में और हिंदी अंग्रेजी का क्या किया, अनुवाद को बहुत अधिक किया है, यानी उन्होंने चेंज करा है। तो आपसे एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि किस लेखक ने विदेशी कविताओं को हिंदी में और हिंदी अंग्रेजी अनुवादन किया है। तो आप याद रखेंगे विष्णु खरे। अब थर्ड वाला पढ़ते हैं, संपादन कार्य, यानी अब इनका एडिटिंग वर्क देखते हैं कि इन्होंने किस टाइप से एडिटिंग वर्क अपना किया है। तो आप डेट से याद रखेंगे 62 63, यानी 1962 और 63 के बीच में दैनिक इंदौर समाचार, इस समाचार पत्र का नाम है। इन्होंने क्या करा, ये उस पर उप संपादक रहे हैं। इन्होंने इसमें एडिटिंग का काम करा, आप याद रखेंगे इंदौर समाचार में। नेक्स्ट पढ़ते हैं 66 से 67 के टाइम पीरियड में इन्होंने लघु पत्रिका, इस लघु पत्रिका का नाम क्या है, व्यास नाम है। तो इन्होंने इसमें भी एडिटिंग का काम किया है, संपादक का नाम किया है। आप दोनों ही इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट्स याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे और इन पॉइंट्स को भी आप लोग याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 1976 और 84 तक इन्होंने साहित्य अकादमी में, कहाँ पर स्टूडेंट्स, साहित्य अकादमी में क्या कर, ये उप सचिव पद पर क्या रहे थे, पदासीन रहे थे। तो आप याद रखेंगे कहाँ, साहित्य अकादमी में ये सचिव पद पर, पद आप याद रखेंगे कौन से पद पर, सचिव पद पर भी रहे हैं। अब 1985 में नव भारत टाइम्स, आप नाम याद रखेंगे स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, में इन्होंने प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर कार्य किया। तो आप याद रखेंगे कि किसमें, नव भारत टाइम्स के संपादक के पद पर कार्य किया। उनका पद कौन सा था, संपादक, एडिटिंग का था, तो इस पद पर भी कार्य किया। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है 1993 में जयपुर नव भारत टाइम्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, नेम आपको याद करते चलने हैं। कहाँ,
जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक यानी इन्होंने एडिटिंग के रूप में भी काम किया है। कहाँ? जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक यानी एडिटिंग के पद पर भी इन्होंने काम किया है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय, आपको याद रखना है कौन सा संग्रहालय है? जवाहरलाल नेहरू स्मारक। तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे, यानी ये लाइब्रेरी में भी पुस्तकालय में भी 2 साल तक क्या रहे? अध्येता रहे। उस पर भी इन्होंने काम किया और तब से वे स्वतंत्र लेखन और अनुवादन कार्य में रहते। तो आपको ध्यान रखना है इन्होंने तभी से लिखना और अनुवादन कार्य में अपने आप को खुद को रखा है। स्टूडेंट्स आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आगे बढ़ते हैं। इनका प्रकाशन का यानी इन्होंने विकसित कार्य फैलाने का काम भी किया। तो पढ़ते हैं। तो इनका जो पहला प्रकाशन है तो वो क्या है? टी.एस. इलियट का अनुवाद, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? मरुपरदेश और अन्य कविताएं उसके अंदर शामिल है। तो 2 इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे कि पहला प्रकाश का अनुवादन क्या है उनका? मरुपरदेश और अन्य कविताएं हैं। और एक समीक्षा पुस्तक यानी आलोचना की पहली किताब, आप इसे याद रखेंगे कि एक समीक्षा पुस्तक जो क्या है? आलोचना की एक पहली किताब है जो 1983 में प्रकाशित हुई। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यहाँ लिखी गई हर इन्फॉर्मेशन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपके वाइवा के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। रचनाएं विष्णु खरे की पहचान कविता के साथ साथ अनुवादक रूप में रही। तो आप याद रखोगे कि जो इनकी पहचान है कविता लिखने के साथ साथ एक अनुवादक रूप में रही है। इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, अब वो आप लोगों को पता होने चाहिए, याद रखना है। क्वेश्चन क्या है? इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। खुद अपनी आँख से, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि विष्णु खरे के ग्रंथ के बारे में या ग्रंथों के नाम बताइए। तो ये नाम पता होने आपको बहुत ज़रूरी। सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला, बाकी, काल और अवधि के दरमियान, वेरी इंपॉर्टेंट, सब याद रखना है। साहित्यिक विशेषताएं स्टडी करते हैं। तो बोला गया है जो विष्णु खरे के साहित्य में आधुनिक जीवन एवं उनसे जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जो क्या बेसिकली जीवन से जुड़ी क्या स्टूडेंट समस्याएं, संघर्ष देखने को मिलता है। आपको याद रखना है जो अभी हम स्टडी करेंगे एक काम में, उसमें आप देखेंगे कि जीवन के संघर्ष के बारे में ही है, जीवन की सच्चाई के बारे में। और वे अपने काव्य द्वारा जो उनके पद्यांश दे रखे होते हैं वो अमानवीय परिस्थितियों के विरुद्ध होकर उसे नैतिक स्वर प्रदान करते हैं। यानी क्या होता है इनके पद्यांश में? अमानवीय, जो मानवीय नहीं है उन सिचुएशन के विरुद्ध ये आवाज़ उठाते हैं अपने काव्यांश में, उनके विरुद्ध खड़े होते हैं और उन्हें एक नैतिक स्वर जो है प्रदान करते हैं, जो उचित है, जो क्या है स्टूडेंट? फेयर है, उनके प्रति आवाज़ खड़ी करते हैं। उनका काव्य स्वतंत्रता के बाद भारत का दर्पण। तो आपको याद रखना है क्या है कि स्वतंत्रता के बाद क्या है जो उनके काव्य हैं वो भारत का दर्पण, जिसमें देश समाज की प्रगति दिखाई गई। अब इसे भारत का दर्पण क्यों माना गया है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है इनके पद्यांश में कि देश समाज की प्रगति, इसके अंदर डेवलपमेंट दिखाया जाता है। अब भाषा शैली बहुत ज़रूरी है। आप भाषा शैली में हमेशा याद रखना पॉजिटिव पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे भाषा क्या है? सरल है, सहज है और विषय अनुकूल है। जैसे उनकी भाषा कैसी है? सीधी सादी है एवं गंभीर भावों को एक साथ समेटे हुई है, इमोशंस को क्या की हुई है? एक साथ समेटे हुई है। इनकी भाषा में मुहावरों का काव्यात्मक प्रयोग हुआ। तो अब याद रखोगे कि जो इनके पद्यांश होते हैं कविता में इनके मुहावरों का उपयोग होता है। अब दूसरा टॉपिक इनके बारे में शुरू होता है कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहीं भी बात को फॉलो करेंगे ये याद रखना है। फिनलैंड का इन्हें राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाई रोज से इन्हें सम्मानित किया गया। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि विष्णु खरे को कौन से पुरस्कार दिए गए, तो आप इस आंसर को उनसे बोलेंगे क्योंकि मेरे टाइम पर ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। रघुवीर साय सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी, वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली का साहित्यकार
सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। मैथिलीशीकरण, गुप्त सम्मान, सम्मानित किया गया। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि किस लेखक को मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आप आंसर क्या बताएंगे? विष्णु खरे आंसर बताएंगे। तो यहाँ से राइटर के बारे में फुल कंसेप्ट कंप्लीट होता है और इसे देखने के बाद स्टूडेंट्स ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को ना आए, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ आपको बता चुकी हूँ और समझा चुकी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। एक कम कविता शुरू होती है। सबसे पहले मैं इसका आपको परिचय समझाऊंगी। बहुत ध्यान से सुनना है आपको इस शॉर्ट सी समरी को। ये सब कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स रेडी किए गए हैं। तो कविता में क्या है? विष्णु खरे ने कब स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद आज़ादी के माहौल पर क्या डाला है? प्रभाव डाला है यानी शोर डाला है। आप याद रखेंगे कब? स्वतंत्रता के सिचुएशन के बाद। स्वतंत्रता के बाद लोग ईमानदारी और राष्ट्रीय भावना से दूर हो गए हैं। आप याद रखेंगे कि लोग ईमानदारी जो है और अपने एक राष्ट्र को लेकर जो भावनाएं हैं उससे दूर हो गए हैं और उसका स्थान भ्रष्टाचार यानी लड़ाई झगड़े और बेईमानी ने ले लिया है। तो इन तरीकों को अपनाकर लोग क्या हो गए हैं? अमीर हो गए हैं। तो ऐसा लेखक का मानना है कि जो अमीर लोग हैं वो सब बेईमान और भ्रष्टाचारी के तरीके को अपनाकर क्या हुए हैं? अमीर हुए हैं। जिन लोगों ने इन तरीकों को नहीं अपनाया, कौन से तरीकों को स्टूडेंट्स? भ्रष्टाचारी और बेईमानी को नहीं अपनाया है, वो इन तरीकों को नहीं अपनाया है और वो अपने रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर है। तो उन लोगों को लेखक ने इस कविता के अंदर क्या बताया है? ईमानदार बताया है जो दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, और जबकि उन लोगों को बेईमान बताया है जो क्या है? अमीर है। क्योंकि लेखक का मानना है कि ये लोग बेईमानी और भ्रष्टाचारी से आगे बढ़े हैं। तो सप्रसंग व्याख्या आपसे एग्जाम में पूछी ही जाती है। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। सप्रसंग व्याख्या में आपको कुछ वर्ड से दिए जाएंगे, जैसे यहाँ दे रखा है, तुम्हारे सामने बिल्कुल डैश निश्चित रह सकते हो। तो बेसिकली इसके अंदर लेखक जो है वो गरीब लोगों से कहता है कि तुम मेरे सामने बिल्कुल निश्चित रह सकते हो। तो सप्रसंग व्याख्या में आप पहले क्या लिखते हैं स्टूडेंट? प्रसंग लिखते हैं, जिसमें भी फर्स्ट कवि का नाम याद रखना है विष्णु खरे, और विष्णु खरे के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कविता का नाम आप लोग बताएंगे, क्या नाम है? एक कम। संदर्भ दे रखा है, इसमें आप क्या लिखते हैं कि आप बताएंगे कि जो कवि है वो इसमें क्या बताना चाहते हैं। कवि इस बदले हुए माहौल में ईमानदार व्यक्ति का साथ देने में अपना असमर्थ पाता है, कि जो कवि है वो अपने आप को बहुत बेचैन और असमर्थ पाते हैं कि मैं जो हूँ वो ईमानदार लोग, जो गरीब लोग हैं, मैं उनका साथ नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसलिए वो बोलते हैं कि तुम मेरे से बिल्कुल निश्चित रहो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। व्याख्या वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे पढ़ने के बाद ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप ना सॉल्व कर सकें, ऐसी मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है वो बेईमान और भ्रष्टाचारियों के बीच जी रहे ईमानदार व्यक्ति के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा है। तो कविता में कवि ने क्या बताया है कि जो बेईमान और भ्रष्टाचार के बीच जो लोग रह रहे हैं, कौन से लोग? जो ईमानदार हैं, उनके प्रति अपनी सहानुभूति को प्रकट किया है। अब देखते हैं वो कैसे प्रकट किया है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने अपने आत्मसम्मान को खो दिया, यानी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मैंने खो दिया है। वे ईमानदार व्यक्ति की मदद नहीं कर पा रहा है। ईमानदार व्यक्ति आप जब भी सुनेंगे तो इसका मतलब गरीब है। तो क्योंकि इस कविता में कवि ने बताया है कि ईमानदार वो है जो हाथ फैलाता है, क्योंकि उसने कोई भी बेईमानी और भ्रष्टाचारी से पैसे नहीं कमाया है। इस बात के लिए उसे शर्म आनी चाहिए, किंतु उसे शर्म को भी छोड़ दिया है। तो जो कवि है वो बहुत क्या है, खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं कि वे ऐसे लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, और वो खुद को
उन पे उनको शर्म आनी चाहिए और वो शर्म को भी उन्होंने छोड़ दिया है। उनसे सारी इच्छाएं और आकांक्षाओं को भी उन्होंने छोड़ दिया है। किसने? यहाँ कवि की बात हो रही है कि कवि ने अपनी इच्छा और आकांक्षाओं को भी छोड़ दिया है। अब वो किसी से मुकाबला भी नहीं करना चाहता है। तो कवि ईमानदार व्यक्ति का विरोध, मुकाबला करने वाले या उनका हिस्सा बांटने वाले नहीं बनना चाहते। कि कवि ऐसा नहीं चाहते कि कहीं मैं भी इन लोगों में शामिल ना हो जाऊं। तो कवि इसलिए यहाँ पर कोई हिस्सा बांटने वाला नहीं बनना चाहते। यानी इसका अर्थ ये है कि उनके भीतर ना तो धन कमाने की इच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कवि के मन में कोई धन कमाने की इच्छा हो या और ना ही उन्नति के रास्ते पर जाना चाहते हैं। कोई डेवलप वे पर भी उन्हें नहीं जाना है। बस उन्हें तो यानी जो कवि हैं वो भिखारी अर्थात ईमानदारी व्यक्ति की राह में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता। याद रखना है, कवि की बस इतनी इच्छा है कि वो भिखारी यानी ईमानदार व्यक्ति के रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं करना चाहता। इसलिए व्यक्ति जो है उसे निश्चित रह सकता है। इसलिए जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने भी ईमानदार लोग हैं वो मेरे से क्या रह सकते हैं? निश्चित रह सकते हैं, क्योंकि मैं उनके रास्ते में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करूँगा। विशेष पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आज़ादी के बाद के हिस्सों में मोह भंग हुआ है। तो आप बताएंगे कि आज़ादी के बाद के सिचुएशन पर प्रकाश डाला है कि ईमानदार और भ्रष्टाचारियों के बीच के अंतर को दिखाया गया है। आप याद रखेंगे, ईमानदार और भ्रष्टाचारियों के बीच के अंतर को दिखाया गया है। जो गरीब है वो ईमानदार है और जो बेईमान है वो अमीर है, क्योंकि वो बेईमानी तरीके को अपना करके अमीर बना है। इसके बाद आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो सबसे पहले भाषा के बारे में बताएंगे कि जो भाषा है खड़ी बोली का इसमें इस्तेमाल किया गया है। जब आप इसका कोई सा पद्यांश या इस कविता को रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें खड़ी बोली का यूज़ हुआ है और व्यंजन शक्ति का प्रयोग हुआ है। आप देखेंगे कि व्यंजना इसके अंदर इस्तेमाल हुई है। और नंगा निर्लज हर होड़ में अनुप्रास अलंकार है। यानी जब वर्ड शब्द क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। यहाँ भी ना है और निर्लज में भी ना है, हर में भी हा है और होड़ में भी हा है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। शब्द चयन कैसा है? सटीक है। बेसिकली स्टूडेंट्स आप सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को ही यहाँ लिखते हैं। इस कविता में प्रतीकात्मकता, आप भाषा का बताएंगे कि लाक्षणिक विशेषणों का प्रयोग हुआ है। बेसिकली विशेषणों का इसमें प्रयोग किया गया है। और छंदमुख कविता है। ऐसी कविता को हम क्या कहते हैं? छंदमुख कविता कहते हैं। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब दूसरा काव्य सौंदर्य शुरू होता है, जो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब जब कोई डैश बच्चा खड़ा है, एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप इसका क्या लिखेंगे? वेरी गुड, भाव सौंदर्य लिखा जाएगा। पढ़ते हैं तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बता रहा है कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता के बाद झूठ, छल कपट या बेईमानी का रास्ता अपना लिया वो अमीर बन गए। आप याद रखोगे, जो ईमानदार थे वो गरीब रह गए, क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट्स कोई झूठ नहीं बोला, कोई छल कपट नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो इसलिए जो ईमानदार थे वो गरीब रह गए। और इस माहौल में दूसरे के आगे हाथ फैलाने को वो विवश हो गए, क्योंकि इन्होंने कोई भी छल कपट और झूठ नहीं बोला है। जब कोई चाय या 25 पैसे के लिए हाथ फैलाता है तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो कवि ये जान लेता है कि ये कोई ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा है, क्योंकि इसने कभी झूठ नहीं बोला होगा, कोई छल कपट, कोई बेईमानी, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, इसके पास धन नहीं है, तो ये क्या है? ईमानदार व्यक्ति है। उसने बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया है। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, शिल्प सौंदर्य स्टार्ट करते हैं। शिल्प सौंदर्य में सबसे पहले आप कवि का नाम लिखेंगे, विष्णु खरे, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कविता एक कम है, भाषा हमेशा कॉमन रखनी है, कैसी है? खड़ी बोली है। शैली कैसी है? भावात्मक है, यानी इमोशन से जुड़े हुए। रस कैसा है इसके अंदर? शांत रस है, आप याद रखेंगे। छंद कैसा है इसके अंदर? छंद मुक्त है, आप इसे कॉमन रखेंगे। अलंकार में आप बताएंगे 25 पैसे है, यानी अनुप्रास अलंकार है। जैसे अब किस में? 25 में भी पा है और पैसे में भी पा है, तो यह अनुप्रास अलंकार है।
तो मुहावरा, मुहावरा इसमें दे रखा है, हाथ फैलाना मुहावरा है। शब्द शक्ति आप बताएंगे व्यंजना है। शब्द चयन आप कॉमन रखेंगे, लाक्षणिकता प्रधान है, भाषा लाक्षणिकता प्रधान है, ये भी आप कॉमन रखेंगे। छंद कविता कैसी है, आतुकांत है। जहाँ भी आतुकांत होगा तो यानी इसका मतलब क्या होगा, आप याद रखेंगे कि ये नए कवि हैं। नए कवि यानी जो नए नए रचनाकार होते हैं अपनी कविता को लिखते हैं तो आतुकांत का इस्तेमाल करते हैं। तो आप याद रखेंगे कि ये नए कवि है और जहाँ भी नए कवि होगा वहाँ छंद कविता को आतुकांत लिखेंगे। गुण आप याद रखेंगे, माधुर्य गुण है, माधुर्य से भरा हुआ है। अब स्टूडेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ने के बाद आपके चैप्टर को लेकर काफ़ी सारे डाउट क्लियर होते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। आई नो ये आपको आंसर बहुत अच्छे से पता है, फिर भी मैं आपके लिए इसे दोबारा समझा देती हूँ कि हाथ फैलाने वाले को कवि ने ईमानदार इसलिए कहा है क्योंकि भाई जो ईमानदार होने के कारण है उसने भ्रष्टाचार और बेईमानी को नहीं अपनाया, उसने किसी के साथ भ्रष्टाचार या कोई बेईमानी नहीं की जिसके कारण वो क्या है, वो गरीब है। तो यदि वो भी भ्रष्टाचारी होता तो वह अमीर बन जाता और किसी के आगे हाथ फैलाने अर्थात भीख मांगने की ज़रूरत उसे नहीं रहती। तो कवि समझ जाता कि इसने बेईमानी और भ्रष्टाचारी से पैसा कमाया है लेकिन अब ये हाथ फैला रहा है तो ये एक गरीब व्यक्ति है क्योंकि इसने कोई भ्रष्टाचारी कोई बेईमानदारी नहीं की है। ये सज़ा उसे इसलिए मिली क्योंकि वो ईमानदार था। तो कवि कह रहा है उसे गरीब होने की सज़ा इसलिए मिली क्योंकि वो ईमानदार था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बोला गया है एक कम कविता में कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर और मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप यहाँ पर किस तरीके से बताएंगे कि जो है कवि ने ऐसे लोगों की तरफ क्या संकेत दिया है जो अपने आप में सेल्फ डिपेंड हैं, बहुत अमीर हैं, तो वही जिन्होंने भ्रष्टाचारी और बेईमानी की है। यानी कवि के अनुसार आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड और मालामाल और गतिशील होने के लिए लोगों ने गलत रास्तों को अपनाया है। उन्होंने क्या की है, बेईमानी की है, झूठ बोला है, भ्रष्टाचारी को बढ़ाया है। लोग अपने स्वार्थ यानी अपने खुद के लिए, वो सिद्ध के लिए किसी का भी गला काटने से परहेज नहीं करते, यानी वो दूसरों का शोषण करने तक को भी तैयार रहते हैं। लोग धोखाधड़ी, खींचातानी और स्वार्थपरता का सहारा लेते हैं कि उसमें सिर्फ उनका फ़ायदा हो। इसके लिए वो किसी को धोखा भी दे सकते हैं, उनके साथ खींचातानी, उनकी डिसरिस्पेक्ट भी कर सकते हैं और देश को खोखला बनाने में ये बहुत सहयोग दे रहा है। हमारे देश को कैसा बनाने में, खोखला करने में ये काफ़ी सहयोग देता है। देश का पैसा गबन कर विदेशी बैंकों में डाल रहे हैं और बेईमानी करने में इन्हें ज़रा सा भी संकोच नहीं होता। इस कारण ये मालामाल होते जा रहे हैं, आत्मनिर्भर और गतिशील बनते जा रहे हैं। कवि ने इनके ऐसे ही भ्रष्ट तरीकों की ओर संकेत किया है। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं चैप्टर की समरी। आगे बढ़ते हैं कि एक कम कविता में हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं कि कवि मानता है कि भ्रष्ट आचरण तथा बेईमानी के माध्यम से जो आज लोग हैं वो धनवान बनते जा रहे हैं। लोग क्या करते हैं, धन के लिए अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और आज उनके पास क्या है, इसलिए धन की बरसात हो रही है। झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना, शोषण के माध्यम से आगे निकलने की कला जो माहिर है वही प्रतिष्ठित है, यानी वही क्या है, अमीर है, क्योंकि उसने अलग अलग हथकंडों को अपनाया है, इसलिए आज उन पर धन की बरसात। स्टूडेंट्स सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो क्या बोला है कि कवि जब किसी व्यक्ति को हाथ फैलाए या भीख मांगते हुए देखता है तो उसे लगता है कि उसकी ज़रूरत बहुत सीमित है, यानी वे 2 रोटी के लिए भी भीख मांगता है। और ऐसा ही व्यक्ति क्या है, ईमानदार है, उसने कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं की है, उस व्यक्ति ने बेईमानी और भ्रष्ट आचरण को नहीं अपनाया है, इसलिए वह आज भीख मांग रहा है और गरीब है।
बल्कि उसके हिस्से को भी किसी ने हड़प लिया है। तो कवि को ऐसा लगता है कि जो भीख मांग रहा है उसके हिस्से को भी किसी ने हड़प लिया है। और कवि ऐसे लोगों को क्या मानते हैं? यस, ईमानदार मानते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सभी क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि 1947 के लोग अनेक तरीकों से माला माल हुए, किंतु विमुद्रीकरण होने से उन स्थितियों में बदलाव आए या नहीं। तो आप बताएंगे कि जब मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ तो उन सिचुएशन के अंदर क्या क्या बदलाव आया। तो बोला गया है कि हाँ, ये बात सही है कि आज़ादी के बाद से जो देश के लोग हैं वो अलग अलग तरीक़ों से माला माल हुआ है, यानी कुछ ईमानदारी से सही रास्तों से तो कुछ भ्रष्टाचार और बेईमानी को अपनाकर अमीर हुए हैं। तो सरकार का प्रयास या ऐसे मालामाल लोगों पर शिकंजा कसा जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विमुद्रीकरण होने की स्थिति में बदलाव आया है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि आज देश में पहले की तरह ही धन कुबेर है। आज भी देश में धन है। विमुद्रीकरण के बाद लगभग सारा पैसा आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व के पास लौट गया, तो दर्शाता है कि विमुद्रीकरण का कोई खास असर नहीं हुआ। तो बोला गया है देश में धन कुबेर है और वो जो विमुद्रीकरण है यानी पैसों के बदले पैसों का लेन देन, तो वो सारा पैसा आरबीआई के पास है। तो ऐसा नहीं लगता कि कोई खास असर हुआ है। आज भी देश में नकली नोट मिल रहे हैं, लोगों के पास पैसे भरे पड़े हैं तथा कर की चोरी यानी टैक्स चोरी होती है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कम कविता में तुम्हारे विरोधी प्रतिद्वंदी यानी यह हिस्सेदारी नहीं से कवि का क्या अभिप्राय, यानी इसके अंदर कवि बताते हैं कि मैं तुम्हारा कोई हिस्सेदार या तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं हूँ। तो पढ़ते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऐसे तबके को संबंधित करते हैं, यानी वो ऐसे लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता में लिप्त हैं, यानी जो अनुचित कार्य करते हैं, अनैतिकता में लिप्त हैं। कवि कहता है कि मुझे डरने या प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा कोई भी क्या नहीं हूँ, प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई भी कॉम्पिटिटर, तुम्हारा हिस्सेदारी नहीं हूँ। इसके साथ ही जो लोग ये समझते हैं कि वे भ्रष्टाचार और अनैतिकता, याद रखने हैं आपको दोनों वर्ड्स, भ्रष्टाचार और अनैतिकता में इनका साथ देंगे और इसमें उनका हिस्सेदार बनेगा। और ये बात क्या है? ये धारणा बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि कवि क्या है, जो लोग ये समझते हैं कि कवि भ्रष्टाचारी का साथ देंगे, बेईमान लोगों का, तो ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। क्योंकि लेखक इस अनैतिकता यानी इस अनुचित कार्य और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकता, परंतु उसमें अपनी हिस्सेदारी भी नहीं बनना चाहता। तो कवि ने बोला है अगर मैं अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता तो मैं अपनी हिस्सेदारी भी नहीं चाहता हूँ इसमें, यानी वो खुद को इससे दूर रखना चाहते हैं इन सब से। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि का विरोध कुछ न कर पाने का साफ अभिलक्षित होता है कि कवि खुद को असमर्थ पाते हैं कुछ न करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उनका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ, आप ये एक बार खुद से रीड करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी आप काव्यांश सौंदर्य को क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे कि मानता हूँ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोड़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और या मामूली धोखेबाज। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो कवि ने क्या बताया इसके अंदर कि भाव क्या है कि भ्रष्ट लोगों को भ्रष्टाचार करते हुए देखकर भी कवि कुछ नहीं कर पाता, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं। इसलिए वो खुद को क्या मानते हैं? इसलिए वो खुद को लाचार मानते हैं कि वो बेईमानी और भ्रष्टाचारी को देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, परंतु यदि प्रयास करा तो शायद कुछ ऐसा बदलाव हो सकता है। तो वो कहते हैं अगर मैंने कोशिश करी तो हो सकता है कोई बदलाव हो जाए। यही कारण है कि वो खुद को कामचोर कहने से नहीं हिचकिचाते। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ईमानदार लोगों की दशा को अनदेखा करने के लिए स्वयं को धोखेबाज भी कह डालते हैं। तो वो क्या करते हैं? ईमानदार लोगों की दशा को अनदेखा करने के कारण तो वो खुद को क्या कह डालते हैं? खुद को धोखेबाज भी कह डालते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों के लिए खुद को असमर्थ मानते हैं।
आगे पढ़ते हैं। वे अपने सम्मुख ईमानदार व्यक्ति को हाथ फैलाते देखता है, परंतु हालात उसे कुछ ना कुछ करने के लिए विवश कर देते हैं। वो ऐसे लोगों को देखते हैं जो हाथ फैला रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उन्हें कुछ ना कुछ करने के लिए ज़रूर विवश करती है। वे उसकी ऐसी दशा देखकर भी कवि क्या हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल चुप है। यही कारण है कि वे स्वयं को इस प्रकारों के नामों से पुकारते हैं कि वो खुद को धोखेबाज कहते हैं, वो खुद को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि वह ऐसे लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उनका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। चलिए पढ़ते हैं कि तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निरांशी मैंने अपने को हटा लिया और होड़ से। तो कवि बता रहे हैं कि मैंने बिल्कुल ऐसे लोगों से अपने आप को बिल्कुल अलग किया है। तो आप लिखेंगे कि कवि के अनुसार ईमानदार लोगों के समक्ष वे खुद को क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। किन लोगों के आगे, ईमानदार लोगों के आगे जो बेचारे गरीब हैं, जिन्होंने कोई धोखेबाजी, कोई भ्रष्टाचारी, कोई झूठ नहीं बोला है। कवि कहता है कि उनके समक्ष उसका कोई व्यक्तित्व, उनकी कवि की कोई भी पर्सनैलिटी ऐसे लोगों के सामने नहीं है, इसलिए वो खुद को क्या मानते हैं, नंगा, लज्जा रहित और इच्छा रहित मानते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। एंड देन इसे पढ़ने के बाद ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट जो आप लोगों को ना समझ में आए या आप लोगों से सॉल्व ना हो पाए। तो वे किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और टकराव की स्थिति से जो कवि हैं वो बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित काव्यांश पढ़कर उनका काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। आप ध्यान देंगे तो इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक या 2 रोटी के लिए, तो कवि फ़ौरन समझ जाता है कि अगर कोई उसके लिए 25 पैसे या 1 कप चाय या 2 रोटी के लिए हाथ फैला लेता है, तो वो कवि जान जाता है कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। तो सबसे पहले आप भाव सौंदर्य लिखेंगे कि समाज में कुछ लोगों के द्वारा अनुचित यानी जो बिल्कुल अनफेयर है, यानी गलत तरीकों से धन कमाने, अनैतिक साधनों से उन्नति करने पर कवि चिंता प्रकट कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो गलत रिसोर्सेज से पैसे कमाने के लिए विवश हैं, यानी वो हर तरीकों से पैसा कमाने चाहते हैं, भले वो गलत तरीका ही क्यों ना हो। कवि ने समाज के ईमानदार लोगों के साथ सहानुभूति तथा बेईमानों के प्रति व्यंग्य भाव प्रकट किया है। आप याद रखेंगे, ईमानदार लोगों के लिए उनके मन में एक सहानुभूति है, और जबकि जो बेईमान हैं उन्होंने उन पर एक व्यंग्य भाव को, अपने इमोशंस को प्रकट किया है। समाज में लोगों के नैतिक मूल्य में आई गिरावट का वर्णन किया। अब याद रखना है कि कैसे लोगों का वर्णन किया है, समाज में आए नैतिक मूल्यों में गिरावट लोगों का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली शिल्प सौंदर्य आप बताएंगे। भाषा कैसी है, आप ये वर्ड्स कॉमन रखेंगे। सहज है, सरल है और व्यवहारिक है तथा क्या है, भावपूर्ण है। 25 पैसों में अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर यूज़ हुआ है, क्योंकि 25 में भी पा है और पैसे में भी पा है, तो आप याद रखेंगे अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश कैसी है, आतुकांत है, यानी ये कैसे हैं, नए कवि हैं, नए कवि हैं, इसलिए ये आतुकांत है। और क्या है, ये छंदमुख कविता है। दृश्य बिंब का साकार रूप दिखलाई पड़ता है, यानी एक दृश्य बन जाता है जब हम इनके कविता को पढ़ते हैं। भाषा कैसी है, गद्यात्मक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो लास्ट स्टडी करते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी, हिस्सेदारी नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो। तो कवि यहाँ गरीब लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर, कोई हिस्सेदार नहीं हूँ, तुम कम से कम मेरे से बिल्कुल निश्चित रह सकते हो। यानी ये कवि स्वयं के प्रति लोगों को विश्वास दिलाते हैं, खुद के प्रति, कि वे उनकी प्रगति की राह का अवरोधक नहीं है, यानी वो उनके रास्ते में बाधा नहीं है। स्टूडेंट सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। कवि ईमानदार लोगों के संघर्ष से अलग हो गया है। आप याद रखेंगे, ईमानदार
जो उन लोगों का संघर्ष है, कवि ने उसको अपने आप से बिल्कुल अलग कर लिया है। भाषा के बारे में आप लिखेंगे कि सहज और सरल है और आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तत्सम और तद्भव। इसके साथ साथ चित्रात्मक शैली है, भावानुकूलता है तथा लाक्षणिकता भी है इसके अंदर। यानी जब हम कविता पढ़ते हैं तो एक दृश्य बिंब आंखों के सामने रिप्रेजेंट हो जाता है। इस कविता से कुछ इमोशन जुड़े हुए हैं। मुख छंद की कविता है। आप याद रखेंगे कि इसके अंदर प्रसाद गुण है। व्यंजना क्या है, इसके अंदर शब्द शक्ति है। इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये नए कवि हैं, आप याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से जो है चैप्टर बिल्कुल फिनिश होता है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सभी को डिस्कस किया है। क्वेश्चन आंसर्स, आपके एनसीईआरटी से समरी और राइटर के बारे में भी। तो स्टूडेंट्स अब ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग उससे सॉल्व कर पाएँ। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए और उसकी प्रैक्टिस करके देखिए बहुत अच्छे से। आई होप आप लोगों को फुल चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड देन इसके बाद मैं आप लोगों को आगे का समझाऊंगी। हम कंटिन्यू करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में सत्य, जो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में समझने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।